हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग मनी को कवर करेंगे, जो इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबको हम लोग कवर करने का ट्राई करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये जो मनी है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। ओके, सो मनी एक कमोडिटी है, ठीक है, विच इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। ठीक है, तो ये है क्या आपको, इट्स बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी सामान खरीदते हो। सो इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और द सेटलमेंट ऑफ एनी डेब्ट्स। मतलब एक एक्सेप्टेड पेमेंट, एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट, आपको कुछ खरीदने जाना है तो इट इज़ एन एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, टू बाय एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर खरीदारी करनी है, सो मनी इज़ दैट थिंग, इट इज़ एन एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, एंड हम लोग लिक्विडिटी की बात जब करते हैं, ठीक है, कि कौन सा कितना लिक्विड है, तो मनी जो है ये तुम्हारा मोस्ट लिक्विड है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट लिक्विड असेट। ओके, नाउ मनी का हमने एक बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मनी। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसके दो पर बेसिकली फंक्शंस होते हैं, मतलब दो क्या, बहुत सारे फंक्शन, बस दो पार्ट में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, पैसे का आप इस्तेमाल क्यों करते हो, सामान को ख़रीदने के लिए करते हो। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया, सामान को खरीदने के लिए क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड दूसरा क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ का वैल्यू पता करना है, कोई चीज़ आपने सामान मार्केट में देखी, उसका वैल्यू क्या है, उस चीज़ की वैल्यू क्या है, तो ये कैसे हम लोग करते हैं, तो उसका दाम कितना है उसी चीज़ से पता करते हैं ना। क्योंकि अगर इसका प्राइस ज़्यादा है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो मतलब ये वैल्यूएबल है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा है इट मीन्स वैल्यूएबल है। तो इट मीन्स एक तो हो गया इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, मेजर ऑफ दी वैल्यू। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में अपने ये दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं इसके। देन सेकेंडरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आप इसको सेविंग्स वगैरह बैंक अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी फंक्शन है उसका। प्राइमरी तो यही दोनों है ना, सेकेंडरी फंक्शन में एक ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, दूसरा क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट्स। सेकेंडरी फंक्शन में ही एक और आता है, वो होता है डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, सिंपली आप अगर देखो तो इट इज़ जस्ट EMIs। ठीक है, ये EMIs हो गया। ओके, देन एक ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी होता है। ओके, इसका एक और डेरिवेटिव फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि मनी का जो है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, इसकी वैल्यू सेम होगी और इसकी वैल्यू जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। मतलब मनी की जो वैल्यू है वो सेम थ्रू आउट दी कंट्री होती है। ठीक है, तो ये तीन फंक्शंस, ये पांच फंक्शन जो है, प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी में मेजर ऑफ वैल्यू, एंड देन यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट्स हमको ध्यान में रखना है। देन अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ था, पहले आपका बार्टर सिस्टम था। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद क्या आता है, कमोडिटी मनी आती है। ओके, देन कमोडिटी मनी के बाद देखते हैं हम लोग इसको, कमोडिटी मनी के बाद क्या आता है, हमारा मेटालिक मनी आता है। ओके, मेटालिक मनी के बाद क्या आता है, पेपर मनी, इसी को हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। देन इसके आता है बैंक मनी। देन अभी नया जो आ रहा है वो है तुम्हारा वर्चुअल करेंसीज आ रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल करेंसीज आ रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम में अपने को पता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स चाहिए था, मतलब एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। इसमें क्या था कि अगर किसी को अपना सामान बेचना है तो इसको किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा कि जो इसके पास है वो खरीद सके। मतलब अगर किसी को 1 kg आलू खरीदना है, ठीक है, 1 kg पोटैटो अगर किसी को बाई करना है एंड इसके पास 1 kg ऑनियन है, इसको किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आलू हो एंड उसको ऑनियन खरीदना हो। ठीक है, तो मनी का यूज़ यहाँ पर नहीं होता था, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के इशू होते थे। देन कमोडिटी मनी क्या होता है, तो कमोडिटी मनी वैसी मनी हो जाती है जहाँ पर कि जो जिसका वैल्यू है वो उसकी उस कमोडिटी से आ रही है जिससे बना हुआ है। ओके, मतलब
कि उस पर्टिकुलर कॉइन की या जो भी उस करेंसी होगा उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। सपोज़ करो ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है, पीला है, गोल्ड कॉइन है, इसको हमने कह दिया कि भैया ये 100 रुपये का है, लेकिन इसकी खुद का दाम जो है वो 10,000 रुपये का है। तो इसका वैल्यू जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, इसके जो मटेरियल है उससे आ रहा है। ओके, सो कमोडिटी मनी कंसिस्ट ऑफ बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैविंग वैल्यू और यूज इन देमसेल्व्स एज वेल एज देयर वैल्यू इन बाइंग गुड्स। ओके, अब कमोडिटी मनी के साथ इश्यूज़ क्या थे। अब देखो, अगर हमको बार्टर सिस्टम का तो अपने को पता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम था, कुछ तो प्रॉब्लम से तभी तो ये आया, कमोडिटी मनी आया। अब हम देख रहे हैं कमोडिटी के बाद मेटालिक भी आया था, मतलब कमोडिटी मनी में कुछ तो इशू रहा होगा। वो इशू क्या था, एक तो इसका फेस वैल्यू जो है वो हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है, थ्रू आउट द रीजन इसका फेस वैल्यू जो है, अगर हम कमोडिटी मनी की बात करें, फेस वैल्यू इसका सेम नहीं होता है। दूसरा, जो जनरली कमोडिटीज़ यूज़ होते थे वो पेरिशेबल नेचर के होते थे, ठीक है, पेरिशेबल नेचर के हुआ करते थे। जो कमोडिटीज़ होते थे वो बल्कि हो सकते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम तो गोल्ड की बात की, बट अब पुराने टाइम में कॉडीज़ का इस्तेमाल होता था। इसकी वैल्यू हर जगह सेम हो ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर ये बहुत अबेंडेंटली मिलता होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जहाँ पर ये बहुत ही शॉर्टेज दूर दराज इलाके में होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फेस वैल्यू हर जगह सेम नहीं थी, पेरिशेबल हुआ करती थी, बल्कि हुआ करती थी। देन नॉन फंजिबल होता था, ठीक है, नॉन फंजिबल होते थे। फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे 100 रुपये अगर है, इसको आप एक 100 रुपये का नोट है, इसको आप 5-20 रुपये का नोट में तब्दील कर सकते हो ना। बट जो कमोडिटी को आप कैसे तोड़ोगे, मान लो एक कमोडिटी आपको दी गई, एक कौड़ी दिया गया है, इसका दाम है 100 रुपये, अब लोग मैं उसको 5 टुकड़े कर देता हूँ, 20-20 रुपये का हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो नॉन फंजिबल का प्रॉब्लम था, नॉन फंजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। देन इन सब प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हम लोग लेकर आए मेटालिक मनी। अब ये जो था मेटालिक मनी जो था, ये क्या था, प्योर मेटल से बना हुआ था, ठीक है। ये जो था वो प्योर मेटल से बना हुआ था, सुपीरियर मेटल से बना हुआ था, लाइक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ओके। अब इस मनी का जो फेस वैल्यू था, इट वाज जस्ट इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द वैल्यू इंस्क्राइब्ड इन द कॉइन्स इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मेटल यूज टू मिंट द कॉइन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, मतलब मेटालिक मनी सिंपली आप ऐसे समझो कि यार जो मेटल्स वगैरह प्योर मेटल्स का जो मनी हो रहा था वो, तो अब इसका जो वैल्यू होता था वो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, मतलब जो गोल्ड का प्राइस होगा वही उस कॉइन का भी प्राइस होता था, ठीक है। अब इसका इश्यूज़ क्या थे, तो अगेन ये बल्कि हुआ करता था। अब आपको बोल दिया जाए सोना है तो क्या होगा, कितने सोने घूमोगे, कार खरीदने जाओगे सोना लेके जाओगे क्या, नहीं लेके जा सकते, तो बल्कि होता था ये। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ, स्मगलिंग होती थी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ की। देन स्टोरेज कॉस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट जो था ये भी बहुत हाई था। देन हम लोग पेपर मनी की तरफ बढ़े, जो फिएट मनी है। अब पेपर मनी जो था वो लीगल जो है अभी भी है, तो वो लीगल टेंडर की तरह काम करता है। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, फिएट मनी लीगल टेंडर मतलब क्या होता है कि दे आर गारंटीड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स। फिएट मनी जो होता है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है टू सेटल ऑल द डेब्ट्स एंड पेमेंट्स विद इन अ गिवन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ओके। अब देखो, जब कोई फिएट मनी है, इट इज़ व्हेन अ फिएट मनी, जब कोई एक फिएट मनी है, इट इज़ बैक्ड बाय अ गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड से इसको बैक करते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये क्या कौन सा मनी बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी बन जाता है। और अब जब करेंसी पे देखोगे तो उस पर लिखा रहता है टू पे द बेयरर द सम ऑफ दिस मनी रुपीज़। तो जब बैंक, सेंट्रल बैंक प्रॉमिस कर देती है ये बात, तो वो जो करेंसी होता है वो एक एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस बियरर बॉन्ड बन जाता है विथ ज़ीरो इंटरेस्ट। तो एनोनिमस बियरर बॉन्ड बनता है विथ ज़ीरो इंटरेस्ट, मतलब अनोनिमस मतलब किसी के पास भी हो सकता है। अगर आप बैंक लेके जाओगे आरबीआई के पास, आपको वो करेंसी, मतलब 100 रुपये आप लेके गए, 1000 रुपये लेके गए, तो वो 200-500 के नोट्स आपको दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि सेंट्रल बैंक प्रॉमिस कर रहा है कि टू पे द बियरर
सम टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस मैनी रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, अनोनिमस बियरर बॉन्ड हो गया, एक तरह का बॉन्ड है, कोई भी जाकर उसे चेंज करा, बट ये ज़ीरो इंटरेस्ट है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेपर मनी में तुम्हारा इंडियन रुपी, यूरो, यूएस डॉलर जो भी हो गया। अब इंडिया में कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि फिएट मनी को इशू करती हैं? अब देखो, इंडिया में दो ऐसी बॉडीज़ हैं, एक तो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरा है आरबीआई। अब ध्यान देना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको पावर कहाँ से मिल रही है? अब इसको कहीं ना कहीं से तो पावर मिलता होगा ना कि ये कॉइन्स को इशू कर सके, ठीक है, मतलब जो भी ये करेंसी को इशू करता है वो कर सके। तो इसको मिलता है कॉइनेज एक्ट ऑफ 1909। तो कॉइनेज एक्ट ऑफ 1909 से इसको पावर मिलता है। आरबीआई को पावर कहाँ से मिलता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 से आरबीआई को पावर मिलता है। अभी जो पावर मिलता है, तो सरकार को जो पावर मिलती है वो क्या पावर मिलती है भैया? इसको पावर मिलता है कि ऑल कॉइन्स, जितने कॉइन्स हैं वो इशू कर सकता है, प्लस ₹1 का नोट। तो जितने भी कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट, ये गवर्नमेंट इशू करता है, और बाकी जो बच गए वो कौन करेगा? आरबीआई इशू करता है, ठीक है, रिमेनिंग बैंक नोट्स। ओके, सो दिस इज थिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइनेज एक्ट से मिल रहा है, आरबीआई को 1934 के आरबीआई एक्ट से मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जितने भी कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट, बाकी आरबीआई जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई एक्ट के थ्रू करता है। तो व्हाट इज़ नॉट अ फिएट मनी? हमने देखा कि फिएट मनी क्या है, गारंटी बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, बट फिएट मनी क्या नहीं है? और फिएट मनी ऐसा था जो कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो सारे डेब्ट्स एंड पेमेंट्स को सेटल करने के लिए। तो अभी क्या क्या फिएट मनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखना। एक तो हो जाएगा आपका क्या फिएट मनी नहीं है। तो पहला, मनी विदाउट गवर्नमेंट लीगल बैकिंग, मनी विदाउट गवर्नमेंट लीगल बैकिंग इज नॉट अ फिएट मनी। देन तो सुपर स्टोर्स के प्लास्टिक कॉइन्स होते हैं, तो नहीं होगा ना, ये जो प्लास्टिक कॉइन्स हो गए, ठीक है, कार्ड्स एंड कूपन्स हो गए, प्लास्टिक कॉइन्स, कार्ड्स, कूपन्स, ये सब फिएट मनी नहीं है। जैसे आपको कोई छोटा सा कार्ड दे देता है, तो ये फिएट मनी नहीं है भैया, ठीक है। फ्लिपकार्ट का अपना क्रेडिट कार्ड चलता है, तो वो सब फिएट मनी नहीं है। देन जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स होते हैं, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ये सब फिएट मनी नहीं है। अब क्यों फिएट मनी नहीं है? फिएट मनी मतलब क्या था कि जिसको आप, इट इज़ लीगली रिकॉग्नाइज्ड टू सेटल ऑल द डेब्ट्स एंड पेमेंट्स विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मतलब आप कहीं से कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, तो ये जो आप पैसा दोगे वो लीगली रिकॉग्नाइज है, उसको लेने से मना नहीं करेगा। बट आप सोचो, आप गए कहीं पर 10 kg आलू खरीदने, ठीक है, 10 kg का आपने आलू खरीदा, ठीक, आप इसको बोलोगे यार मान लो बहुत ज़्यादा दाम है, ₹1000 का हो गया, आप इसको बोलोगे मेरे पास ₹1000 का बॉन्ड है, मैं आपको बॉन्ड दे देता हूँ, तो क्या ये लॉजिकल है? लेगा क्या? तो बोलेगा भाई बॉन्ड कब मैच्योर होगा, कब पैसे मिलेंगे? तो ये लेने से मना कर सकता है, इसको शेयर्स को लेने से मना कर सकता है, तो ये तुम्हारा फिएट मनी नहीं है। देन डीडी, चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, देन डेबिट कार्ड हो गया तुम्हारा, तो ये सब भी जो है तुम्हारा फिएट मनी में नहीं आता है। एंड लास्टली जो आपका डिजिटल करेंसीज है, ठीक है, डिजिटल करेंसीज जो हैं, दे ऑल्सो डोंट कम अंडर दी, ये जो बिटकॉइन भी आ जाएगा, तो दे डोंट कम अंडर दी फिएट मनी। सो मनी विदाउट गवर्नमेंट लीगल बैकिंग, ओके, विदाउट एनी गवर्नमेंट लीगल बैकिंग, प्लास्टिक कॉइन्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डीडी, चेक्स, कार्ड्स and digital currencies, they are not the fiat money। अब यार फिएट मनी के साथ इशू क्या है? अब कभी कभी क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हमारी होती है उसमें वैल्यू हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी बाय मॉनेटरी पॉलिसी। अब इससे होता क्या है, अगर हम इसका वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? इट लीड्स टू ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। जिससे क्या होता है, अगर वैल्यू कम करेंगे तो ओवर प्रिंटिंग की समस्या हो सकती है। अगर ओवर प्रिंटिंग करेंगे तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है।
तो बल्कि टू कैरी, देन थेफ्ट का इशू है, फर्जी आपने अभी देखी होगी, काउंटरफीट का इशू है, चेंज प्रॉब्लम। अब मनी जो है उसको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेंज का प्रॉब्लम क्या हो गया, अच्छा आप किसी दुकान में जाते हो, 50 पैसे हुए वो रिटर्न ही नहीं करेगा, पेट्रोल पंप में गए आप तो 60 पैसे हुए तो वो रिटर्न ही नहीं करता, तो चेंज का इशू है, ठीक है। नाउ तो ये सारे इश्यूज हैं इसके साथ। बैंक मनी क्या होता है, तो बैंक मनी वो मनी होती है विच इज़ बैंक बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। बैंक मनी वैसी बैंक होती है विच इज़ बैंक बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब देखो यार, हमने फिएट मनी में क्या देखा था, फिएट मनी में हमने देखा था, एक चीज़ ध्यान देना कि फिएट मनी जो थी व्हाट वाज दैट, तो ये जो फिएट मनी था इट वाज बैक्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। बैंक मनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पर आपका जो है ना, ये जो बैंक मनी होगा इसमें आपको क्या क्या आ जाएंगे, ये जो हमने यहाँ पर मना किया था कि भैया ये चेक नहीं चलेगा, डीडी नहीं चलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, तो वो सब यहाँ आ जाएगा आपका। चेक चलेगा, डीडी चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा, नेफ्ट आरटीजीएस चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। डेफर्ड पेमेंट तो हमने देख लिया, आरबीआई ईएमआई वगैरह होते हैं। वर्चुअल मनी क्या होता है, तो वर्चुअल मनी भाई आपका जो डिजिटल करेंसीज आ रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट में सीबीडीसी ला रही है वो होता है। अब एक फिड्यूशरी मनी होता है। फिड्यूशरी मनी क्या होता है, इसका एग्जांपल है आपका चेक, ठीक है। अब चेक क्या चलता है, भरोसे पे चलता है कि नहीं चलता है, तो फिड्यूशरी मनी वैसा मनी होता है विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो जो पेयर है और पेई है इनके बीच में ट्रस्ट के वजह से एक्सेप्टेड पेमेंट, इनके बीच में जो ट्रस्ट है उसकी वजह से वो एक्सेप्टेड है। नहीं तो आप किसी ऐसे को चेक दे दो, चेक बाउंस होने का डर भी तो रहता है, तो देयर इज़ अ ट्रस्ट। तो पेयर एंड पेई के बीच में जो ट्रस्ट है उसके वजह से जो मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेड है, जो मनी एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फिड्यूशियरी मनी, ओके, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं एक चीज़ कि लिक्विडिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा लिक्विड क्या होता है, मनी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होता है, मनी होता है। मनी के बाद आप अगर जाओगे तो जो बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये होता है। देन आपका सेविंग डिपॉजिट होता है, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं। एंड देन लास्टली टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट सबसे कम लिक्विड क्यों है, मान लो आपने कहीं पे पैसे लगाए, वो 5 साल के बाद मैच्योर होंगे, 5 साल के बाद आपको मिलेगा, तो एक टाइम फिक्स है ना, इसके पहले आपको वो लिक्विफाई उसको कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो लिक्विडिटी मतलब जिसको आप रेडिली यूज़ कर सको। तो मनी जो है आपके हाथ में जो चीज़ है वो आपको इसको रेडिली यूज़ कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, जो एक सर्टेन अमाउंट के बाद मिलेगा, आप उसको तुरंत यूज़ नहीं कर सकते हो। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2013 में कि कुछ एसेट्स दिए गए थे उनको, मतलब यही 4 दिए गए थे, और इनको बोला गया था कि आप, ये 2013 का क्वेश्चन ही है, समझ लो, ये जो कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन भी है, इनको आपको बोला गया था कि इनको आप अरेंजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। तो यही हो जाएगा। देन जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मनी। भैया देखो, मनी सप्लाई क्या है, जो भी करेंसी, जो भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो हमारी कंट्री में भी, कंट्री की इकोनॉमी घूम रहा है, वो तुम्हारा मनी सप्लाई है। और मनी सप्लाई में आप अगर देखो तो एक तो हमारा कैश होता है और उसके बाद डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कैश के जैसे हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक। अब जो मनी सप्लाई है वो क्या है, हमने कैश एंड डिपॉजिट्स देखा, तो ये क्या हो गया आपका, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हम कंज्यूमर यूनिट का कैश विद कंज्यूमर, तो CUS को दिखा ले रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट या टाइम डिपॉजिट के लिए हम DD डाल दे रहे हैं। तो जो हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन है वो क्या है, CU प्लस DD, ठीक है। द मोस्ट लिक्विड डेफिनेशन ऑफ मनी यहाँ पर, इसीलिए जो M1 होता है ना, M1 M2 हम लोग आगे पढ़ेंगे,
तो M1 जो होता है ये मोस्ट लिक्विड होता है, एंड इसको हम लोग CU प्लस CD मतलब जो कंज्यूमर यूनिट और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। द प्रेफरेंस फॉर ऑफ द पब्लिक फॉर होल्डिंग कैश बैलेंसेस ऑल्सो अफेक्ट्स द मनी सप्लाई। मान लो अभी जो पब्लिक है उसकी क्या प्रेफरेंस है, वो कैश अपने पास रखना चाह रहा है या फिर बैंकों में डिपॉजिट करना चाह रहा है, तो इस चीज़ पे भी मनी सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है। ओके, अब देखो इसको हम पढ़ने के लिए इसको दो चीज़ होती है, एक होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, दूसरा होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। तो इसको हम लोग एक को कहते हैं CDR, एक को हम लोग कहते हैं RDR। अब ये होता क्या है CDR एंड RDR? CDR करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना करेंसी आप डिपॉजिट कर रहे हो उस चीज़ का ये रेशियो है, ठीक है। मतलब इट इज़ बेसिकली CU/DD। अब CU क्या था, कंज्यूमर यूनिट था, ये क्या था, बैंक में हमने कितना रखा है। तो कंज्यूमर जो है अपने पास कितना पैसा रख रहा है एज़ कम्पेयर टू दी कितना पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो दिस इज़ दी करेंसी डिपॉजिट रेशियो। कितना करेंसी उसके पास है, कितना डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो ये बिहेवियरल पैरामीटर है, ये फेस्टिव सीजन में आप देखोगे कि बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अब इसके बढ़ने के लिए क्या है, जो नॉमिनेटर है उसको बढ़ना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा। फेस्टिव सीजन में क्या होता है, लोग बैंकों से पैसा ज़्यादा निकालते हैं, मतलब उनके हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, तो बैंकों में डिपॉजिट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा है CDR क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप्स एज रिजर्व्स। अब ये जो है ना कमर्शियल बैंक्स जो है वो कितना कितना पैसा जो है वो डिपॉजिट के तौर पर रख रही है, दैट इज़ द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब इसमें तुम्हारा वॉल्ट कैश भी हो सकता है, एंड जो डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के RBI के साथ वो होते हैं, तो वॉल्ट कैश एंड RBI के साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स विथ RBI, डिपॉजिट्स विथ RBI, ठीक है। अब देखो हमने ये क्या देखा कि कितना पैसा बैंक जो है वो अपने रिजर्व्स में रख रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं हमारे पास, CRR सुनते हैं हम लोग, SLR सुनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके हैं, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज CRR कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है SLR। ओके, तो इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं है। अब कमर्शियल बैंक्स जो है वो सब क्या है वो तो हमको पता है, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बैंक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, कोई इधर बंदा है, इसने अपना पैसा यहाँ पार्क किया, ये वही पैसा क्या करेगा, दूसरे बंदे को दे देता है। अब बैंक इसको कुछ X% जो है ये देती है, ठीक है। बैंक जो है इसको X% इंटरेस्ट देती है, एंड इससे जो है सपोज करो अब इसको जितना दे रही है ये, इसको अपना पार्क उससे ज़्यादा ही लेगी ना, तो X प्लस समथिंग, ठीक है, मतलब Y% यहाँ पे लेगी। ये जो Y होता है ना ये इसका प्रॉफिट होता है, ये जो Y होता है वो क्या होता है, इसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब बैंक्स का जो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, पैसों का लेन देन, डिपॉजिट करना, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड ऑल, यही सब, ठीक है। एंड सेकेंडरी तो बहुत सारा कुछ हो जाता है, जैसे सिक्योरिटीज़ परचेज करना, देन कलेक्शन पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स लाइक चेक्स एंड बिल्स, देन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ मनी, एक अगला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है वैल्यू ऑफ मनी। अब मनी की वैल्यू क्या है, हमने देखा था कि मनी जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ मनी इज़ नथिंग बट दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। किसी चीज़ का परचेजिंग पावर क्या है, ये होता है मनी। परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर देखो, डॉलर, अगर हम $1 की बात करें और ₹1 की बात करें, तो परचेजिंग पावर किसकी ज़्यादा है। आप $1 में एक बॉन्डविल खरीद सकते हो, ₹50 के आसपास का आता है, बट ₹1 में नहीं खरीद सकते हो, मतलब डॉलर का परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी, अब जो
मनी का डिमांड जो होता है वो कैसे होता है। अब इसमें 3 तरह के डिमांड्स होते हैं, 3 तरह के मोटिव्स होते हैं बेसिकली। तो जो लोग होते हैं वो 3 मोटिव से पैसा होल्ड करके रखते हैं। एक होता है आपका चेंज कलर, एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब यहाँ पर जो लोग जो हैं वो होल्ड करके रख रहे हैं, तो वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। तीसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, तीसरा क्या होता है अपना प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब क्या हो गया, कुछ खरीदना है, कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए पैसे निकालेंगे, ठीक है ना, टू परचेज सम गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेकुलेटिव में क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ एसेट नहीं खरीद रहे हैं, वो पैसा बचा कर रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बाद में जाके रेट कम हो जाए, ठीक है, उनको लॉस वॉस ना हो जाए, ठीक है। तो लाइक दे हैव डिफरेंट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी थॉट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो स्पेकुलेटिव मनी होता है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे देख सकते हैं। स्पेकुलेटिव मनी वही हो गया कि पीपल विश टू होल्ड मनी रादर देन बाइंग असेट और रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो उनको लगता है कि ऐसा बाद में जाकर कुछ दाम बढ़ेगा या कम होगा, उनको प्रॉफिट और मिल सकता है। एंड प्रिकॉशनरी क्या होता है, तो ये आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता क्या है बेसिकली कि आपने जैसे 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है, ए एंड बी। अगर आपने ए चुना है, ठीक है, इफ़ यू सेलेक्टेड ए, देन बी जाने पे जो प्रॉफिट होता, सपोज करो कुछ भी प्रॉफिट होता, वो लॉस हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको एक्स प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर वाई प्रॉफिट मिल सकता था, तो ये वाई आपका लॉस हो गया, ये वाई तो आपका गया। तो इसी वाई को जो लॉस्ट मनी है बिकॉज ऑफ द जो डिसीजन विच यू चोजन, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आईटी इंजीनियर्स भी होंगे जिनको अच्छा पैकेज मिला होगा, जो छोड़ के बैठे होंगे। तो यू चूज टू गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एक्सेप्ट मतलब रिजेक्टिंग दिस थिंग आईटी पैकेज। तो अब हो सकता है बहुत लोग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हों। अब यहाँ पर आपको जो 0 पैसा मिला है, यहाँ पर हो सकता है आपका पैकेज 10-15 लाख का हो चुका रहता, ठीक है, 10 लाख का। तो 10 लाख क्या है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वहीं अगर देखो तो अगर यहाँ पर आप बन जाते हो, ठीक है, कोई सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट बन जाते हो, अब उनसे कि हाँ IAS IPS सिविल सर्वेंट बन जाते हो अगर, तो फिर और अगर मान लो इधर आप कमा रहे होते, आपने अगर ये रास्ता चुना होता, ठीक है, आईटी में, तो आप हो सकता है 20 लाख पे पहुँच जाते 4-5 साल बाद। बट ऐसा भी हो सकता था 4-5 साल बाद आप सिविल सर्वेंट बन जाते। तो फिर ये जो होता, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता, बिकॉज ये छूट गया। इसको अचीव करने में जो इधर छूटा है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। 3 मोटिव्स हमने देख लिए, ट्रांजैक्टिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमने देख लिया। ओके, नाउ फ्यू थिंग्स। अब मनी डिमांड कैसे बढ़ती है, ठीक है, मनी डिमांड, भैया पैसे की डिमांड कब बढ़ेगी, ऐसे डिमांड रहता ही। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि मनी का डिमांड कब बढ़ेगा। तो एक तो होता है आपका प्राइस लेवल, प्राइस लेवल। अब ये कैसे करते हैं, तो देखो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट और हायर प्राइस लेवल, या फिर जो प्राइस लेवल आपका हाई है, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा। कैसे, मान लो प्राइस लेवल हाई है, अब सामान खरीदोगे ही नहीं। अगर सामान खरीद नहीं रहे हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो अगर ज़रूरत ही नहीं पड़े तो उसका डिमांड कम होगा कि नहीं होगा। तो प्राइस लेवल एक डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है कि नहीं करता है मनी डिमांड का, कर रहा है। दूसरा अगेन इन्फ्लेशन लेवल, सिमिलर चीज़ ही हो गई है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन लेवल से अगेन लोग नहीं करेंगे, इसका डिमांड कम होगा। देन रियल इनकम,
तो रियल इनकम भी एक वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन के बाद भी कितना पैसा आपको मिल रहा है, रियल जीडीपी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। देन डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा, स्पेंडिंग मोर। अगर हम स्पेंड करने जाएंगे तो आप और ज़्यादा स्पेंड करोगे अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो इनोवेशन लेवल इन एन इकोनॉमी, इनोवेशन लेवल in an economy. So these 5 factors, the price level, inflation level, disposable income, real income, ठीक है, innovation level, ये सब जो होता है क्या करता है, आपका मनी डिमांड को डिटरमाइन करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो आप याद कर लेना, ठीक है ना, ये ऐसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में। एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं अभी, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, ये सब जो है, ये जो M0, M1, M2, M3 ये सब देखते हैं तो बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें। इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से। ओके, सबसे पहला तो आता है M0, ठीक है। M0 जो होता है इसको हम लोग रिज़र्व मनी भी कहते हैं। ओके, रिज़र्व मनी जो होता है इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या फिर बेस मनी भी कहते हैं। तो रिज़र्व मनी जो होता है ये क्या होता है, हमारी इकोनॉमी का मॉनेटरी बेस होता है, ठीक है, मॉनेटरी बेस होता है। M0 रिज़र्व मनी है एंड ये हमारा मॉनेटरी बेस है, मतलब यहीं से सब कुछ आपका शुरू हो रहा है। अब ये है क्या चीज़, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, जो करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है वो, ठीक, प्लस जो बैंकर्स के डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के साथ, ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। देन थर्ड, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो M0 क्या है, M0 आपको याद रखना होगा। M0 क्या हो गया, तो एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब बैंक जो डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के साथ वो, एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो बैंक्स के पास नहीं है, डिपॉजिट किसके पास है, आरबीआई के पास, ठीक है। अभी अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, तो इसमें आपको मिलेगा जो क्वासी गवर्नमेंटल, जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, उनके डिपॉजिट्स, ठीक है। देन जो बैलेंस इन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, तो ये भी तुम्हारा अदर डिपॉजिट्स में ही आता है। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ओके, अब इसके पहले एक चीज़ और याद रख लो कि जो हम लोग देखते हैं डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। इसमें आता क्या है, तो टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ये हो जाता है। एंड डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, तो ये हमारा एफडी, सॉरी नॉट एफडी यार, ये जो हमारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है ना, ये करंट अकाउंट, ये आपका सेविंग अकाउंट क्या है, जैसे डेबिट कार्ड आप निकालते हो, यहाँ करंट अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो वो करंट अकाउंट से यूज़ होता है। तो दीज आर दी थिंग्स, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, FD/RD। ओके फाइन, तो ये हमारा M0 अभी हमने देख लिया। अब M1 से शुरू करते हैं। M1 की अगर हम बात करें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, इसको हम लोग कहते हैं नैरो मनी, और ये जो है ना मोस्ट लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है, एंड बैंक्स के नॉट रन देयर लेंडिंग प्रोग्राम्स विद दिस मनी, ठीक है। ये बैंक जो है, बैंक लेंडिंग करता है, तो बैंक्स जो है अपने लेंडिंग प्रोग्राम्स इस मनी से नहीं कर सकता। M1 से बैंक्स जो है लेंडिंग प्रोग्राम्स नहीं कर सकता है। अब देखो हाई, हमने कहा कि ये हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा था कि लिक्विड का मतलब वो होता है जिसको आप रेडिली यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रांजैक्शंस, तो मतलब M1 मनी जो होगा वो हाईली लिक्विड होगा। अब देखो ये टाइम डिपॉजिट का हमने बात देखा था, यहाँ FD और RD है। तो FD क्या होता है, एक सर्टेन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए मिलता है। RD भी वही चीज़ है, रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ सालों के लिए आप खोलते हो। तो क्या आप इसको
कभी भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, अगर आप इसको बीच में तोड़ोगे तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज लगता है आप पे, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो M1 में नहीं आएंगे। ठीक है। अब जब भी आपको यूज़ करना है पैसा तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। कुछ खरीदना है तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हो, करते हैं कि नहीं करते? तो मतलब क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट जो है वो M1 में आ सकता है एंड आएगा। ठीक। तो जो बैंक में जो पैसा है आपका डिमांड डिपॉजिट, उसमें कर सकता है। उसके बाद M1 की एक और हम बात करें तो एक तो मैंने डिमांड डिपॉजिट तो हम दे देंगे, डिमांड डिपॉजिट आते हैं। दूसरा क्या, जो आपके हाथ में करेंसी है वो तो आप ऐसे भी यूज़ कर ही सकते हो ना, कहीं गए आप सामान दुकान खरीदने, कैश निकल के दे दिया, तो करेंसी विद पब्लिक, जो आपके पास करेंसी, आप पब्लिक हो, हम लोग पब्लिक हैं, तो जो भी करेंसी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, इतना तो क्लियर है। देन इसमें एक जोड़ देना है अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो M1 में क्या हो गया, हाईली लिक्विड है, तो आपके पास जो पैसा है, जो डिमांड डिपॉजिट में आपके बैंक के पैसे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एंड जो अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है। अब M2 में अगर हम बात करें तो M2 थोड़ा कम लिक्विड होगा इससे। ठीक है, इससे थोड़ा कम लिक्विड होगा, हाईली सबसे ज़्यादा लिक्विड तो यही है, मतलब इसमें कुछ तो ऐसा कंपोनेंट आएगा जो इसको थोड़ा कम लिक्विड बना दे। तो यार पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं एक बैंक्स होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसमें क्या होता है ना, M1 में जो कुछ भी है उसमें आप जोड़ दो सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ दी, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में आपने जो सेविंग डिपॉजिट करके रखा है आप उसको जोड़ दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। तो यार हमने M1 में क्या देखा था कि बैंक्स जो है इससे लेंडिंग प्रोग्राम नहीं कर सकती। ठीक है, M2 से भी नहीं कर सकती। अब बात आती है M3 की। अब M3 में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, M3 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी। ओके, नाउ विद दिस मनी विच लाइज बैंक। अब देखो ये क्या होता है ना, ये M3 ऐसा पैसा होता है जो बैंक्स के पास कुछ टाइम तक रहता है, एक सर्टेन टाइम तक बैंक्स के पास ये पैसा रहता है, तो ये M3 होता है। अब देखो आप जब FD RD करते हो तो यही पैसा तो कुछ टाइम तक रह सकता है ना उसके पास, मतलब टाइम डिपॉजिट जो है बैंक के पास कुछ रह सकता है। अगर ये पैसा इसके पास कुछ टाइम तक फिक्स है कि हाँ 5 साल तक ये रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे लोन वगैरह दिया जा सकता है कि नहीं, मतलब लेंडिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हमको क्या करना है, M3 में ब्रॉड मनी है, कुछ सर्टेन टाइम तक रहेगा, तो M1 में हम लोग क्या करेंगे, टाइम डिपॉजिट्स को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे M3 हो गया। ठीक है, तो ब्रॉड मनी है। M2 में क्या था, सेविंग डिपॉजिट हमने M1 में जोड़ा। M3 में क्या है, M1 में टाइम डिपॉजिट्स हमने जोड़ दिया। तो ये टाइम डिपॉजिट्स जो है वो हमने जोड़ के रख दिया। अब आता है M4। M4 जो क्या होगा, M4 जो होगा आपका, ये तो लीस्ट लिक्विड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, M3 तो है ही, प्लस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के, ठीक है, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ दी सेम, जो यहाँ पर हमने ऐड किया था ना M2 में, ऑल डिपॉजिट्स, यहाँ पर सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स था, यहाँ पर अब डिफरेंस यही है, यहाँ पर हमने ऑल डिपॉजिट्स की बात कर दी विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ सेविंग डिपॉजिट्स था, यहाँ ऑल डिपॉजिट्स हो जाता है। तो ये था हमारा M1, M2, M3, M4 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड अगर आपको और M1 के टर्म्स में इसको देखना है तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस क्या हो गया, ऑल डिपॉजिट्स, मतलब जो ऑल डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। समराइज अगर हम करें, M1 क्या था, M1 वाज द करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 क्या था, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 क्या था,
M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स एंड M4 क्या हो जाएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस ऑल सेविंग्स, ठीक है, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, M3। तो M1 के टर्म्स में हमने देख लिया, M3 के टर्म्स में देख लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से क्या क्या M3 में आता है। तो ऑप्शंस क्या दिए थे उसने, करेंसी विद पब्लिक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। हमने क्या देखा, M3 और M4 को एक चीज़ और जान लो, ब्रॉडर मनी कहते हैं। M3 में क्या था, M1 प्लस वट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ये तो था। M1 में क्या था, M1 में था हमारा करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक अदर डिपॉजिट्स। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा M3। अब यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, CU, DD, TD, तीनों है, ऑल 3 आंसर, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हाईएस्ट लिक्विडिटी हमने देख ली। अगर लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो तो M1 देन M2 देन M3 देन M4, क्योंकि टाइम डिपॉजिट जहाँ भी आ गया वो लिक्विडिटी तो ऐसे ही कम हो जाएगा ना। एंड फिर M3 M4 से ही क्या होता है, लेंडिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं बैंक्स, ओके फाइन। एक और टर्म है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी जो है ना, वो सिंपली आप इतना ध्यान रखोगे तो जो भी करेंसी इशू करती है सेंट्रल बैंक, उसको लोग हाई पावर मनी कहते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज़ जनरली बैक्ड बाई सपोर्टिंग रिजर्व्स, और जो इसकी वैल्यू होती है वो गारंटी होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इट्स वैल्यू गारंटीड बाई द गवर्नमेंट एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। ये हमने M0 जो देखा था ना भाई, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। अब इंडिया में हाई पावर्ड मनी के दो सोर्सेज हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, हाई पावर्ड मनी के दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से सोर्सेज है भैया M0 के, अगर हम सोर्सेज की बात करें, एक है हमारा RBI, दूसरा क्या है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल कॉइन्स प्लस ₹1 नोट ये निकालती है, एंड RBI जो है बाकी सारी चीज़ें निकालती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि RBI जो है ना, वो इशू करती है करेंसी ऑफ दी ₹1 नोट्स, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI ही इसको इशू करती है, ओके। देन गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इसको इशू करे, कंफ्यूज मत होना। अब अगर हम RBI के लायबिलिटीज़ और एसेट्स को देखें, ठीक है, RBI के लायबिलिटीज़ और एसेट्स को देखें, मतलब एसेट वो है जिससे उसको कोई टेंशन नहीं है, लायबिलिटी वो है जिससे उसको बहुत टेंशन है। तो एसेट्स क्या हैं इसके, जो फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी के जो एसेट्स हैं वो है। देन जो भी बिल परचेज हो रहा है वो हो गया, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस इसने दिए हैं जिससे इसको रिटर्न मिलने वाला है वो हो गया, ठीक है। कोलैटरल्स जो आए हुए हैं इसके पास कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, बैंक्स लोन लिया, इसके पास कमर्शियल रखा, तो वो क्या है, इसका एसेट है। देन जो भी डिपॉजिट्स इसके पास है वो क्या है, इसके लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नोट्स इन सर्कुलेशन ये क्या है, इसके लायबिलिटीज़ हैं। नोट्स हेल्ड इन बैंकिंग डिपार्टमेंट ये भी इसके जो तुम्हारी क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब मिनिमम रिजर्व क्या होता है, तो RBI जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिजर्व इक्विवेलेंट ऑफ ₹200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ का इसको मिनिमम रिजर्व बना के रखना है इन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी विद इटसेल्फ। तो ये जो 200 करोड़ है ये तुम्हारा गोल्ड में हो सकता है और फॉरेन करेंसी में हो सकता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में हो सकता है। तो इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो कहाँ होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। Against this reserve, the RBI is empowered to issue currency to any extent, and this is being followed since 1957. इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ होती है, मनी मल्टीप्लायर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है।
मनी मल्टीप्लायर का बेसिक मतलब होता क्या है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी दैट कुड बी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर अ गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बेस मनी एंड रिजर्व रेशियो। तो एक बेस मनी जो दिया है, मतलब बेस मनी क्या होता है, M0 होता है। तो M0 है, और जो आपका रिजर्व रेशियो है, ठीक है, बेस मनी और जो रिजर्व रेशियो है उससे कितना पैसा कमाया, कितना पैसा ये क्रिएट कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ गिवन फिक्स अमाउंट ऑफ बेस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें ना, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो द रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू द स्टॉक ऑफ द हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी। तो मनी मल्टीप्लायर सिंपली इक्वल टू M/H, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ M क्या है, ये आपका स्टॉक ऑफ मनी हो गया। H क्या है, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, मतलब M0, ठीक है, हाई पावर्ड मनी। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये क्या होता है, हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि M0 और स्टॉक ऑफ मनी तो बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो और जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द मनी मल्टीप्लायर। अब CDR, ये हमने क्या देखा था, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, कितना करेंसी डिपॉजिट कर रहा है, कितना कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, कितना उसके पास रख रहा है। तो CU/DD होता है, C/DD कुछ भी कहो। RD क्या है, तो RDR इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है ना, इट इज़ इन, अब एक रिलेशनशिप याद रखना आप कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है इट इज़ इन इनवर्स रिलेशन टू द रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे, तो ऑब्वियसली जितना कम आपके पास, ये कैसे रिजर्व ये है, तो यार जितना कम, सपोज करो आपके पास 100 रुपये, आपको बोला गया है कि आप 20 रुपये हटाइए एंड 80 रुपये ड्रीम इलेवन में लगा दीजिए। तो 80 रुपये अगर ड्रीम इलेवन में लगा रहे हो तो आपके कमाने के चांसेस ज़्यादा है ना, ठीक है। दो मैचेस, तीन टीम्स बना दिया आपने, तो वहाँ पर क्या होगा, या ड्रीम इलेवन बहुत तो नहीं खेलते, मतलब लॉटरी के टिकट में समझाता हूँ। जैसे मान लो 80 रुपये का आपके पास है, आपको बोला गया कि आपको 20 रुपये साइड में ही रखने हैं और बाकी 80 से आपको जो करना है कर सकते हैं, सॉरी 40 पहले लेते हैं, तो बाकी 60 से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 40 आपको इसे बोला गया रखने के लिए साथ में, एंड बोला गया आपको 60 से जो करना है आप कर लो, ठीक। तो आपने 60 क्या किए, 3 लॉटरी टिकट्स खरीद लिए, ठीक है। आपको इसमें फिक्स अमाउंट था कि हाँ भैया आपको हर लॉटरी टिकट पे 30 रुपये तो मिलेंगे, तो आपने 30 लगा, आपको 90 मिल गए। अब यहाँ पर आपका रिजर्व था 40, अब आपको बोल दिया गया रिजर्व आपने कम कर दिया, 20 कर दिया, आपके पास कितने हो गए, 80 रुपये हो गया। अब 80 रुपये चाहे 10 रुपये कर दिए इसको, तो 90 रुपये हो गया आपका। हर 30 पे आपको 40 मिलने वाले थे, हर 20 पे आपको 30 मिलने वाले थे, सॉरी, तो जो भी कहो, तो फिर 90 अगर हैं आपके पास तो करीब 110 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो क्या हो रहा है, अगर आपका रिजर्व कम हो रहा है तो आपको मनी जनरेशन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा लोन दे सकते हो। बैंक क्या कर सकती है, अगर रिजर्व कम होगा तो लोन ज़्यादा दे सकती है, लोन अगर ज़्यादा देगी तो उसको इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो आपका मनी है, ये मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है टू द रिजर्व, ठीक है। तो जो मॉनेटरी बेस होता है, सम ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द बैंक रिजर्व्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन क्या है, मतलब ऑन एन एवरेज एक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ कितनी बार जा रहा है इन अ गिवन टाइम पीरियड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ द मनी। इसको एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मान लो आपने एक 10 रुपये की पेन खरीदी एक शॉपकीपर से, ठीक है, 10 रुपये की आपने पेन खरीदी एक शॉपकीपर से। अब ये शॉपकीपर क्या करता है, शाम को गया टपरी की दुकान पे, 10 रुपये की चाय पी ली, ठीक है, सेम 10 रुपये, ठीक। दिन वो चाय वाला गया एंड उसने कुछ और ख़रीद लिया, लेस का पैकेट अपने बच्चों के लिए ख़रीद लिया, सेम 10 रुपये, ठीक। तो मतलब सेम 10 रुपये जो है ये कितने, 1 2 3 बार यूज़ हो गया, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स और द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी
changes hand during a unit period of time is called as velocity of that money. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ मनी को अफेक्ट करती हैं? पहला हो गया आपका इनकम. जस्ट थिंक अबाउट इट कि रिच लोगों के हाथ में इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर पुअर के हाथ में वेलोसिटी ज़्यादा होगी? थिंक फॉर अ टाइम, पॉज करके आप सोच सकते हो. तो यहाँ अगर हम देखें तो पुअर जो होंगे ना, उनके हाथ में अगर पैसा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये क्या करते हैं, जिनके पास जो आता है वो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेते हैं. इमीडिएटली दिन का मान लो कोई आदमी है वो 300 रुपये कमाया, ठीक है, कोई डेली वर्कर है, तो वो क्या करता है, इस पैसे को फटाफट यूज़ कर लेगा. ठीक है, तो पुअर के हाथ में क्या होता है, ये जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है. देन बिजनेस साइकिल, सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है बिजनेस साइकिल. अगर बूम पीरियड है तो फिर तुम्हारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर बूम पीरियड नहीं है तो वेलोसिटी, रिसेशन अगर चल रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, लोग कम खर्चा करेंगे ना पैसा. ठीक है. देन अगर लोग EMI ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी. ठीक है. देन डेवलप्ड डेवलपिंग, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द हायर स्पेंडिंग पैटर्न एंड कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी. ठीक है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मनी सप्लाई? तो ये सब ऐसे मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं. इकोनॉमिक्स में तो कॉन्सेप्चुअल ही रहता है मोस्टली. तो क्या फैक्टर्स है जो कि मनी सप्लाई का अफेक्ट कर सकता है? तो ये तो आपका अब पूरा जो मनी सप्लाई है वो M0 पे बेस्ड है, तो हाई पावर्ड मनी पे, तो मतलब M0 तो एक रोल प्ले करेगा ही. तो ये हो गया आपका मॉनेटरी बेस पे. देन दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस करेगा. तीसरा लोगों की चॉइस पे, पीपल्स चॉइस पे ये डिपेंड करेगा. उसका चौथा जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है उस पर डिपेंड करेगा. देन पांचवा बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करेगा. ठीक है. अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है यार? फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट लेकर आती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो RBI लेकर आती है. इसका RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो लेकर आती है. ठीक है. अब मनी सप्लाई डिक्रीज़ कब करेगा? अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाए. ठीक है, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर जाएगा. क्योंकि अगर टैक्स बहुत लग रहा है तो व्हाट इट विल डू, जो मार्केट में जो मनी है, मनी इन मार्केट विल रिड्यूस. देन सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल्स होती हैं तो क्या होता है, लोग अगर खरीदेंगे तो अगेन मतलब देखो सेल अगर कर तो सेल कौन करता है, सरकार सेल करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वो सेल करेगी, किसको सेल करेगी, किसको बेचेगी, लोगों को बेचेगी. तो लोग अगर इसको खरीदेंगे तो सरकार को क्या करेंगे, पैसा देंगे. ठीक है, सरकार को पैसा देंगे ना, तो इसके हाथ में जो पैसा है ये तो कम हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब मनी इन द मार्केट विल रिड्यूस अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल होती है तो. देन डेफिसिट फाइनेंसिंग इन गवर्नमेंट. ठीक है. अब देखो अगर एक दूसरा चीज़ है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, सरकार क्या करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ता है. तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ने का चांस रहता है. ओके. देन जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI. मॉनेटरी पॉलिसी में देखा कि RBI निकालती है. ठीक है. तो ऑल दोज ऑपरेशंस, ऑल दोज पॉलिसीज विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों होती है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. ठीक है. अब RBI जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने, एवरी 2 मंथ्स इसको रिव्यू करती है. मतलब क्या हो गया, 6 टाइम्स अ ईयर. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
तो वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू इंश्योर एडेक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ऑल। अब ये देखो, ये कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ टूल्स होते हैं। अब ये जो टूल्स होते हैं दे आर क्वालिटेटिव टूल्स एज वेल एज क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है, मतलब क्वांटिटेटिव में कुछ नंबर्स से डील करेंगे, यहाँ इतना परसेंटेज कम कर दो, इतना परसेंटेज कुछ बढ़ा दो, इस तरीके से चीज़ें होंगी। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि कुछ मेजर्स लेकर आया जाता है, जैसे मोरल सुएजन हो गया, क्रेडिट सीलिंग, कितने ज़्यादा लोन नहीं देना है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कराते हैं। तो ये क्वालिटेटिव की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कि आप कुछ मेजर्स लो अपने आप को सही करने के लिए, बैंक्स को ये बोलता है। डायरेक्ट एक्शन बाय द आरबीआई ऑन बैंक्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपका रेपो रेट हो गया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, देन बैंक रेट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओएमओज होते हैं, देन सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। देखते हैं हम लोग इसको, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमने देखा क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के लिए होता है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए होता है। अब इसको बनाता कौन है मॉनेटरी पॉलिसी को, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। अभी किस तरह की बॉडी है यार, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब किसी न किसी एक्ट से आई होगी, तो कौन सी एक्ट से आई है, तो एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ था 2015, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुई थी 2015 में, किसके बीच, बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके थ्रू ये बन के आया। अब इसको बोला गया है कि आप क्या करो कि पॉलिसी रेट को आपको फिक्स करना होता है, रेपो रेट जो होता है उसको अभी आप फिक्स करने की बात करता है, ठीक है, रेपो रेट को फिक्स करने की बात करता है। अब जो मीटिंग है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की, वो कम से कम 4 बार होना चाहिए एक साल में, एंड ये अपने डिसीजंस को हर मीटिंग के बाद करता है, मतलब क्वार्टरली होता है, बेसिकली क्वार्टरली मीटिंग होती है, एंड 4 इन अ ईयर तो होना ही है फिर, ठीक। 6 मेंबर बॉडी है इसकी, ठीक है, 6 मेंबर बॉडी होती है। अब इसमें 3 जो होते हैं ये आरबीआई की साइड से होते हैं, 3 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से होते हैं, ठीक है। अभी इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, एमपीसी का चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो ये आरबीआई गवर्नर होते हैं, ठीक। अब यहाँ से कौन कौन हो गया, एक तो चेयरपर्सन ही है तो आरबीआई गवर्नर हो गया, प्लस डेप्यूटी गवर्नर हो जाते हैं आरबीआई के, प्लस 1 पर्सन नॉमिनेटेड फ्रॉम द आरबीआई साइड, ठीक है। एक नॉमिनेटेड पर्सन होता है जो कि तुम्हारा आरबीआई साइड से होता है, एक नॉमिनेटेड पर्सन होता है फ्रॉम आरबीआई साइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 3 लोग होते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करती है, तो उसके थ्रू ये आ जाते हैं, ओके। आगे देखते हैं अभी इसके बारे में और, बट चेयरपर्सन में देख लिया। कोरम जो होता है, टोटल 6 मेंबर्स है ना, तो कोरम कितना हो गया, कोरम जो होता है वो 4 मेंबर्स के, मतलब अगर 4 मेंबर्स नहीं तो कोई मीटिंग होगी नहीं, तो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स चाहिए वो अपने को 4 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उनके पास कास्टिंग वोट होती है, अगर टाई हो गया तो इन कास्टिंग वोट ये दे सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को अगर कुछ भी देना है, कोई भी मैसेज देना है एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, तो वह सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही दे सकती है, लिखित में ही दे सकती है, ओके। अब आरबीआई साइड से हमने देखा था कि 3 मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 3 मेंबर होते हैं। अब इनका जो टेन्योर होता है ये तो इनके, अब यहाँ तो आरबीआई साइड से नॉमिनेटेड पर्सन, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, तो ये इसके फिक्स हैं, ठीक है। जो इनका जॉब का टेन्योर है उससे ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट साइड से बात करें तो ये 4 ईयर्स का टेन्योर होता है, एंड कोई रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल। तो आरबीआई गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर सेलेक्टेड बाय फाइनेंशियल, अब यहाँ आरबीआई गवर्नर और जो डेप्यूटी गवर्नर है उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, तो एक FSRASC होती है जिसको कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। FSRASC क्या होता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी,
फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। तो ये जो है ना, ये चीज़ जो है यही आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेलेक्ट करती है। देन अगर हम इस साइड से बात करें गवर्नर साइड से, तो यहाँ पे भी कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी को हेड करते हैं, जो कि तुम्हारा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये रेपो रेट को फिक्स कर रहा है एमपीसी, बट इन्फ्लेशन को कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए ही तो रेपो रेट फिक्स कर रहा है, बट इन्फ्लेशन को कौन फिक्स कर रहा है? तो इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है इट इज़ डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई गवर्नर। अभी हमारा कितना है 2% रखा गया था +-2, सॉरी 4% रखा गया था +-2, मतलब 2 से 6% के बीच में अपने को रखना है। अगर टारगेट फेल होता है 3 कंसेक्यूटिव टारगेट क्वार्टर्स के लिए, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर ये फेल होता है, ठीक है, अगर ये फेल होता है तो क्या होता है? कमिटी मस्ट सेंड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विथ रीजंस एंड रेमेडीज़। तो आपको रीज़न भी बताने पड़ेंगे कि क्यों फेल हो रहा है, और रेमेडीज़ भी बताने पड़ेंगे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अब एक फैक्ट है जो ध्यान में आपको रखना है, चक्रवर्ती कमेटी, ठीक है, चक्रवर्ती कमेटी, ये इससे ही रिलेटेड है। आपको चक्रवर्ती कमेटी ने क्या कहा था कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, ग्रोथ इक्विटी है, सोशल जस्टिस वगैरह है, एंड नर्चरिंग द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, न्यू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो चक्रवर्ती कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है भैया? मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। इसको आगे हम लोग देखेंगे, जो बैंकिंग करेंगे सारे के सारे CRR SLR क्या होते हैं वो सब देखेंगे। अभी हम मनी पे फोकस करेंगे। अब एक टर्म आता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी क्या है तो अपने पता है ना, कितना रेडली कैश अवेलेबल है, दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? तो जब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स कंबाइंड विद कंज्यूमर्स हु प्रेफर टू सेव rather than invest in the high yielding bonds or other investments। एक तो क्या हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी ये इनइफेक्टिव हो गई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई? इनइफेक्टिव हो गई। दूसरा, अब ये क्यों है? बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट आपने डाल दी। दूसरा, सेविंग एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, ये सेव करना चाहते हैं, कोई कहीं पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। तो लिक्विडिटी ट्रैप मतलब क्या होता है कि आप लिक्विडिटी में फंस गए हो, मतलब कैश में फंस गए। आप जो प्रेफरेंस है आपका वो क्या है? कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है फॉर लिक्विड कैश इज ग्रेटर दैन द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ मनी इज ग्रोइंग। तो यहाँ पर क्या है? सिंपल चीज़ कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस फॉर लिक्विड एसेट्स कैश इज ग्रेटर दैन द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ मनी इज ग्रोइंग। सो वाइल लिक्विडिटी ट्रैप इज़ अ फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन ये है कि एक साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी, बिकॉज कस्टमर्स जो है ना, कंज्यूमर्स जो हैं, दे आर मेकिंग अ चॉइस टू होल्ड द कैश इंस्टेड ऑफ चूजिंग हायर पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। अब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपको हाईली पे कर सकता है, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं? आपको सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप रीजंस क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफ्लेशन बाय द पब्लिक। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? पैसा का दाम, रुपए का दाम बढ़ जाता है, मतलब सामान महंगाई बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या, डिफ्लेशन मतलब क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचते हैं कि भैया डिफ्लेशन आने दो, अभी तो सामान के दाम बहुत भारी हैं। कोई अगर घर अभी 45 लाख में मिल रहा है तो बाद में जब इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो ये 40 लाख में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? होल्ड करके रख देते हैं। सोने का दाम भाव बढ़ा हुआ है, बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफ्लेशन, दाम कम होने का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो चीज़, ठीक है। फ्लाइट लेने जाते हैं तो फ्लाइट में हम लोग क्या देखते हैं? दाम कम होने का वेट करते हैं। देन देर इज़ अ प्रेफरेंस ऑफ सेविंग, तो सेविंग का एटीट्यूड, प्रेफरेंस फॉर सेविंग आ जाता है। देन क्रेडिट क्रंच, तो होता क्या है कि बैंक्स जो होते हैं ना,
They lost significant sums of the money in buying subprime debt, which defaulted. Therefore, they are also seeking to improve their balance sheet by restricting the lending activity. तो lending activities को क्या कर रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड में क्या जो लोन मिल नहीं रहा है, तो बैंक्स जो है वो अपनी लेंडिंग एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दी, बिकॉज इनका भी एनपीए बैंक्स हैं इनका एनपीएस कैसा फालतू का बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एनपीएस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोन तो हमको चुकाते ही नहीं है, तो हमको लोन का क्या करना पड़ेगा, नॉर्म से टफ करना पड़ेगा, तो नॉर्म सब करिए तो भैया मिलता ही नहीं है। देन बैंक्स डोंट पास दी बेस रेट्स कट्स ऑन टू कस्टमर। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो बेस रेट्स का जो आरबीआई करती है वो कस्टमर्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, जिसे कस्टमर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ओके, नाउ इसमें कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट रही थे, कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक करके। हार्ड करेंसी क्या होती है, चेंज द कलर। हार्ड करेंसी समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हार्ड करेंसी जो है वो क्या है, इंटरनेशनल करेंसी होती है, ठीक है, इट इज़ अ इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी क्या है भैया, तो इंटरनेशनल करेंसी। अब ऐसी इंटरनेशनल करेंसी जिसमें कि हाईएस्ट फेथ इज शोन, ठीक है, ऐसी इंटरनेशनल करेंसी जिसमें कि हाईएस्ट फेथ इज शोन, बहुत भरोसेमंद करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी, जैसे कि आपका डॉलर, ये क्या मैंने बना दिया है, जैसे कि आपका डॉलर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑलवेज स्कैर्स। अब ये जो होता है ना, ये जो हार्ड करेंसी होती है, दिस इज ऑलवेज स्कैर्स, मतलब हमेशा कम रहेगा। तो हार्ड करेंसी क्या है, ऐसी इंटरनेशनल करेंसी जिसमें कि आप हाईएस्ट फेथ शो करते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी। तो इसका हार्ड करेंसी का क्या होगा, लिक्विडिटी जो होगा ना ये भी बहुत हाई रहेगा। सॉफ्ट करेंसी क्या होते हैं, अब ये हमेशा स्कार्स होगा, मतलब ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, ये हम हार्ड करेंसी ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। देन सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका यूज़ होता है। इट डिनोट्स ऐसी करेंसी जो कि ईजिली अवेलेबल है तुम्हारा उस पर्टिकुलर फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, तो सॉफ्ट करेंसी। अब जो इंडिया का फॉरेक्स मार्केट है वहाँ पर क्या होगा, रुपी जो होगा एक सॉफ्ट करेंसी होगा। और ये देखो डॉलर जो है ना वो इंडिया की करेंसी में हार्ड करेंसी है, ठीक है, इंडिया के एस्पेक्ट में देखें तो हार्ड करेंसी, बट अगर आप यहाँ देखोगे यूएस के कॉन्सेप्ट में तो क्या सॉफ्ट मनी हो जाएगा। हार्ड करेंसी क्या होता है, मान लो कोई हार्ड करेंसी है, ठीक है, अभी हम हार्ड करेंसी देख रहे हैं। हार्ड करेंसी का टेम्परेरी नेम होता है हार्ड करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी जो होती है ना इसकी एक टेम्परेरी नेम है, एक सब टाइप हो गया हार्ड करेंसी। हॉट करेंसी, अब देखो कोई भी चीज़ गर्म होती है, इसको पीछे से आग लगा दो तो क्या होगा, उड़ना शुरू हो जाता है कि नहीं शुरू हो जाता है, ठीक है, वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है। हॉट एयर बैलून हो चाहे कुछ भी हो, रॉकेट हो, सब में अगर आग लगती है तो क्या होता है, उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई हार्ड करेंसी बहुत ही फास्टर पेस में एग्जिट कर रही है, इफ़ दिस हार्ड करेंसी इज एग्जिटिंग एन इकोनॉमी, ठीक है, दिस हार्ड करेंसी एग्जिटिंग एन इकोनॉमी एट अ हायर स्पीड, ठीक है, एट अ हायर पेस, देन दिस पर्टिकुलर हार्ड करेंसी बिकम्स द हॉट करेंसी। अब हीटेड करेंसी क्या होता है, अब देखो मान लो इसको हमने हॉट किया, इसके आजू बाजू का कुछ भी चीज़ तो गर्म होगा ना, ठीक है। तो ये जो होता है ना राइट इट फर्स्ट, हीटेड करेंसी। तो वैसे ही जब मान लो आजू बाजू का चीज़ जो होगा वो गर्म होगा, ठीक, तो वैसा डोमेस्टिक करेंसी विच इज़ अंडर इनफ प्रेशर ऑफ डिप्रिसिएशन ड्यू टू हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी ऑफ एग्जिट इन द इकोनॉमी। तो ये जो एग्जिट कर रहा है, ये जब हॉट हो गया है तो ये क्या करता है, जब ये डॉलर हॉट हुआ ना तो रुपये को हीट कर देगा, मतलब इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा।
अब देखो डॉलर जो है एग्जिट अगर कर रहा है तो डॉलर क्या होगा, स्कार्स हो जाएगा और डॉलर की डिमांड तो बढ़ेगी, डॉलर का मतलब प्रेजेंस जो है या अवेलेबिलिटी को हो ये हो जाएगा कम। कैसे करता है मैं बता रहा हूँ, हॉट जो है वो हीट कैसे करता है लोकल करेंसी को। तो डॉलर जो है अभी अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसका डिमांड जो है क्या होगा वो बढ़ जाएगा। डिमांड अगर बढ़ता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, तो इससे क्या होगा, इसका दाम जो होगा, प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब पहले लोग 60 रुपये देकर अगर 60 रुपये देकर के अगर $1 खरीद रहे हैं, बट अभी कम है, तो लोग 80 रुपये देकर भी $1 खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ होती है हीटेड करेंसी। अब चीप करेंसी क्या होता है, अब ये जो चीप करेंसी होती है ना, चीप करेंसी, सस्ता करेंसी, तो ये पहली बार इसको जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे 1930s में इन्होंने इसको यूज़ किया था। जेम कीन्स ने पहली बार इस टर्म का यूज़ किया था। अब होता क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं बॉन्ड्स, अपनी सिक्योरिटीज़ बिफोर देयर मैच्योरिटीज़, द मनी विच फ्लोज इनटू द इकोनॉमी इज नोन एज अ चीप करेंसी, द चीप मनी। ओके, इट मीन्स अ बैंकिंग पीरियड, मतलब अब देखो कि सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, GOI है, इसने क्या किए थे, कुछ लोगों को अपने सिक्योरिटीज़ जो थे वो बेचे थे। अब क्या कर रही है कि इनसे वापस खरीद रही है, ठीक है, इनसे वापस से खरीद रही है। अब जब भी खरीद रही है इनसे, तो ये क्या करेगी, इनको पैसा देगी कि नहीं देगी। पैसा जब देगी तो इसके हाथ में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पैसा है ये कहाँ आ रहा है, आपका मार्केट में आ रहा है, मतलब इकोनॉमी में आ रहा है ना। तो इस पैसे को हम लोग कहते हैं क्या, चीप मनी। अब चीप मनी अगर होता है तो इट बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ कंपैरेटिवली लोअर और सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट रिजीम, ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम चलता है। अब डियर करेंसी क्या होता है, तो चीप करेंसी में डियर करेंसी क्या होता है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है, इट इज़ इशूइंग द बॉन्ड्स टू सर्टेन पीपल, टू द पब्लिक, द मनी विच फ्लोज फ्रॉम द, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसको पैसा देगा बॉन्ड खरीदने के लिए, तो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया, द मनी विच फ्लोज फ्रॉम द पब्लिक टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डियर करेंसी। अब यहाँ पर हमने देखा था क्या कि यहाँ पर अगर होगा तो आपका लोअर इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट होंगे लोअर होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट्स होंगे, हायर इंटरेस्ट रेट्स होंगे। देखो ना, हायर इंटरेस्ट रेट्स होंगे तभी तो ये लोग भी इसको बेच रहे हैं ना, ताकि इनको रिटर्न अच्छा मिल सके, ठीक है, सॉरी, अगर इंटरेस्ट रेट हाई दे रहे हैं तो ही ये होगा ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इधर दे रहे हैं एंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको बेटर रिटर्न मिल सके। एंड यहाँ पर चीप मनी पॉलिसी, चीप इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट थे, इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट रेट जो था ये बहुत ही लो था। अब इंटरेस्ट रेट लो था तो क्या हो रहा था, लोगों को लग रहा था इसको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो जो बिक रहा है वो बेच ही देते हैं, तो ये चीज़ थी, मतलब खरीद के रख दिया। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपका चीप मनी में लो होता है एंड यहाँ पर क्या होता है, हाई होता है। ओके, एंड हेलीकॉप्टर मनी, अब हेलीकॉप्टर मनी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये हेलीकॉप्टर मनी मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था। अब इन्होंने क्या कहा कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, बहुत सारी करेंसीज को प्रिंट करना शुरू कर दे और डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा इससे। बट ये कॉन्सेप्ट यही है कि आप बहुत सारा पैसा प्रिंट करो और इसको लोगों के हाथ में देते जाओ, ठीक है, लोगों के हाथ में देते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि क्या होता है कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा रहा है। तो ये मतलब क्यों दे रहे हैं भैया, ताकि इनके पास हाथ में पैसा है तो ये जाके कुछ खरीदें, ठीक है ना, खरीदेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। पहला पेपर करेंसी जो था इंडिया में, अब यहाँ कुछ फैक्टॉइड्स हम लोग देख लेते हैं। इंडिया में जो पहला पेपर करेंसी था वो इशू किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंदर,
के दौरान। एंड जो पहला पेपर करेंसी इशू हुआ था इंडिया में वो 1 रुपये का नोट था, ठीक है, ₹1 नोट था ये। करेंसी सर्कल्स क्या होते हैं? तो वैसे एरियाज़ जहाँ पर कोई करेंसी जो है वो लीगल टेंडर है उसको हम लोग करेंसी सर्कल कहते हैं, ठीक है। देन डेसिमलाइजेशन ऑफ कॉइन की अगर हम बात करें तो ये जो हुआ था तुम्हारा 1957 में हुआ था, ठीक है ना। मतलब 1 रुपये जो था वो तुम्हारा 100 पैसे में डिवाइड कर दिया गया था। उसके पहले क्या था, 1 रुपये जो था तुम्हारा 16 अन्ना 64 पैस में बैठा था। पैस मतलब ओल्ड स्पेलिंग ऑफ पैसा, ओके। अब देखो हमने क्या देखा था, कॉइन्स जो थे ना वो इशू कौन करता है, आरबीआई। सॉरी, कॉइन्स जो होते हैं वो इशू कौन करते हैं, मिंट कौन करता है। बेसिकली मिंट, आप देखो मिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इशू या इसको जो सर्कुलेट करता है, बेटर वर्ड होगा, जो सर्कुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्कुलेशन या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, दिस इज डन बाय गवर्नमेंट, सॉरी दिस इज डन बाय आरबीआई, ठीक है। देखो आरबीआई जो है ना एकमात्र ऐसा सोर्स है जो लीगल टेंडर मनी का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना 1 रुपये के नोट का और कॉइन्स का, स्मॉलर कॉइन्स का, ऑल ओवर द कंट्री इज अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो देखो 1 रुपये का नोट जो है वो कौन निकालता है, सरकार निकालती। तो मतलब यहाँ पर किसका, यहाँ और जो बाकी सारे होते हैं रिमेनिंग ऑल, ठीक है, रिमेनिंग ऑल जो हो गया, इसमें क्या होता है, इस पे आरबीआई का गवर्नर का साइन सिग्नेचर होता है, ठीक है। देन 1 रुपये जो नोट होता है या 1 रुपये कॉइन होता है, 1 रुपये नोट कॉइन पे कैसे संख्या, ये जो होता है 1 रुपये का नोट जो होता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये नोट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। देन आज के जो लास्ट पॉइंट है वो है लैंग्वेजेस ऑन द करेंसी नोट्स। तो कोई भी अमाउंट जो होता है ना किसी भी बैंक नोट पे, ये 17 लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, ठीक है, 17 लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो एक तो हो गया 15 इन पैनल द बैक साइड, तो पीछे के साइड में जो पैनल होता है उस पर 15 लैंग्वेजेस प्लस हिंदी लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश लैंग्वेजेस, ये 3 होते हैं। अभी जो 15 लैंग्वेज है वो कौन कौन से हैं, तो असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे एंड नेक्स्ट में हम लोग मनी को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो यही सारे पॉइंट जो है जो इंपॉर्टेंट है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। M0, M1, M0, M2, M3, 4 जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। देन ये मनी मल्टीप्लायर जो है जो कि तुम्हारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो भी हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व के साथ, जो रिजर्व रेशियो है उसके साथ जो है तुम्हारा जो मनी का है, मनी मल्टीप्लायर को, वो तुम्हारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने को ध्यान में रखने हैं। गैप हो गया, मनी डिमांड कैसे बढ़ रही है, सब हमने कवर कर लिया। जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, परचेजिंग पावर होता है, देन क्या क्या मोटिव्स होते हैं, तो स्पेकुलेटिव प्रिकॉशनरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग वी हैव स्टडी। फिएट मनी क्या होता है, तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, जो भी मेजर बुक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इसमें कवर्ड हैं। तो यू कैन यूज़ इट एज अ रिविजन वीडियो एंड इवन बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं, इसको बेसिक वीडियो के तौर पे भी देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं। एंड अगर आपको ये जो रफ़ एस्टिमेट्स हैं, रफ़ वर्क्स हैं, इनको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आई कैन गिव इट, बट जस्ट सी दिस लेक्चर एट मोर स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, एंड देन इट विल हेल्प यू टू get grasp the concepts better. That's it. Okay, thank you.